एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो कभी प्रधानमंत्री था और ना ही राष्ट्रपति, ना ही उसने कभी मुख्यमंत्री बनने की चाह रखी और ना ही वो कहीं से सांसद या विधायक था, लेकिन फिर भी उसका कद किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से कम नहीं था। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब उस व्यक्ति का जीवन समाप्त हुआ तब उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी, जो कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ही मिलती है। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं बाल ठाकरे की, जो कि राजनीतिक इतिहास में एक बहुत ही चर्चित चेहरा रहे और अपनी दबंग छवि के लिए जाने जाते रहे हैं। ये एक ऐसे नेता थे जिनके एक इशारे पर मुंबई रुक जाती थी, लेकिन आखिर कैसे? ऐसी क्या बात थी बाल ठाकरे में कि उन्हें हिंदू सम्राट के तौर पर जाने जाने लगा था? तो अगर आप भी इस बात से परिचित नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बाल ठाकरे के जीवन से लेकर मृत्यु तक की शानदार कहानी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। दोस्तों, 23 जनवरी 1926 को पुणे में केशव सीताराम ठाकरे के घर जन्मे बाल केशव ठाकरे को लोग प्यार से बाला साहब ठाकरे भी बुलाते थे। उनकी माता का नाम रामाबाई ठाकरे था। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनका पूरा परिवार मुंबई के पास भिवंडी में चला गया था। भिवंडी में कुछ साल रहने के बाद साल 1939 में ठाकरे परिवार भिवंडी से मुंबई के दादर इलाके में शिफ्ट हो गया। उस समय पूरी दुनिया दूसरे महायुद्ध के दौर से गुजर रही थी, जिस पर टाइम्स ऑफ इंडिया नामक अखबार में कुछ कार्टून छापे जाते थे। बाल ठाकरे बड़ी ही जिज्ञासा से इन कार्टून्स को देखा करते थे। एक दिन उनके पिता केशव ठाकरे ने उन्हें उस कार्टून को पेंसिल से बनाने को कहा और यहीं से उनका बतौर कार्टूनिस्ट सफर शुरू हुआ। बाल ठाकरे वोल्ट डिज्नी के भी कार्टून देखना काफी पसंद करते थे। उनका बचपन बेहद ही सादगी से गुजरा था। उनके व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनके पिता केशव ठाकरे का ही पड़ा था, जो कि एक समाज सेवी और क्रांतिकारी लेखक थे। भाइयों में सबसे बड़े होने की वजह से वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो गए थे। सामाजिक कार्यों में बिजी होने के बावजूद बाला साहब के पिता हर बच्चे की क्षमताओं का पूरा ख्याल रखते थे। इनके पिता रोज बाल ठाकरे को कार्टून के गुण सिखाते थे। जब बाल ठाकरे अच्छी स्केचिंग करने लगे तो उनके पिता ने उन्हें शाही और बाकी की स्केचिंग से रिलेटेड सामान लाकर दे दिया। इसके बाद बाला साहब ठाकरे की जिंदगी को एक दिशा मिल चुकी थी। पिता के डायरेक्शन में ठाकरे कार्टूनिस्ट बन रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता रहा और देश में आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष होने शुरू हो गए। मुंबई भी इस दौरान अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के दौर से गुजर रहा था। देश में चल रहे आंदोलन के दौरान बाला साहब जवान हुए, पढ़ाई पूरी की और फ्री प्रेस जर्नल में बतौर कार्टूनिस्ट नौकरी करने लगे। उनके बनाए कार्टून देखते ही देखते जनता के बीच लोकप्रिय होने लगे। मौजूदा हालात और जनता की परेशानी पर वो बेहद ही तीखे हमले करते थे। बाला साहब ठाकरे ने एक बार नेहरू जी का कार्टून भी बनाया था। जवाहरलाल नेहरू ने जब वो कार्टून देखा तो उन्हें भी वो बेहद पसंद आया। उन्होंने बाला साहब ठाकरे से मुलाकात की और उनके बनाए गए कार्टून पर अपने दस्तखत कर अपनी भावनाओं का इजहार किया। कार्टून बनाने की बाला साहब की शैली बेहद ही विचित्र थी। कार्टून बनाने के लिए पहले वो अपने दिमाग में विषय को सोचते और फिर कागज लेकर बिना पेंसिल से ढांचा बनाए स्याही और ब्रश से काम करना शुरू कर देते थे। अपनी इस अनोखी कला के चलते उस समय के कार्टूनिस्ट के बीच उनकी एक अलग और मजबूत छवि बन चुकी थी। साल 1949 में बाला साहब की शादी मीना ठाकरे के साथ हो गई। शादी के बाद बाला साहब की जिंदगी में काफी बदलाव आया, घर बदलाव और रहन सहन भी। साल 1947 में भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। आजादी के बाद हिंदुस्तान में भाषाई आधार पर राज्य बनाए गए। इसने महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी का विवाद पैदा कर दिया। इसी बीच संयुक्त महाराष्ट्र के लिए बाला साहब ठाकरे के पिता केशव ठाकरे द्वारा संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन चलाया गया। बाला साहब भी अपने पिता के साथ इस आंदोलन से जुड़ गए और यहीं से लोगों के बीच ठाकरे की पहचान एक युवा नेता के तौर पर होने लगी। बाला साहब ठाकरे के आग उगलते भाषणों के चलते लोग एक एक करके इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। संयुक्त महाराष्ट्र की मांग पर हुए इस आंदोलन में जनवरी 1960 में गोलीबारी हुई, जिसमें 105 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग राज्य बने। इसी बीच बाला साहब ठाकरे के परिवार में भी बढ़ोतरी हुई और उन्हें 3 बेटे हुए, जिनमें से उद्धव ठाकरे भी एक थे। बाला साहब ठाकरे के साथ उनका परिवार भी वहीं पर रहता था। बड़े परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने राज ठाकरे के पिता और अपने छोटे भाई श्रीकांत ठाकरे के साथ मिलकर मार्मिक नाम की एक पत्रिका निकाली। ये उस समय क्षेत्रीय भाषा में अपनी तरह की अकेली पत्रिका थी। जल्द ही मार्मिक ने लोगों के बीच अपनी जगह बना ली। मार्मिक के जरिए मराठी लोगों का मुद्दा उठाने के साथ ही उस दौर की राजनीति पर भी तीखे कार्टून बनाए जाते थे। इस पत्रिका ने ठाकरे की प्रसिद्धि को हर अंक के साथ बढ़ाया। मार्मिक के खास अभियान ने बाला साहब को जनांदोलन से राजनीति की ओर मोड़ दिया। 1961 के दौर में मराठी प्रभुत्व वाले महाराष्ट्र में हर काम के लिए मराठी भाषकों की खोज हो रही थी। आकाशवाणी की बिल्डिंग के अंदर मराठी प्रोग्राम में मराठी भाषकों की कमी के चलते इस बिल्डिंग के अंदर कामकाज को बंद करना पड़ा था। जब ये बात बाला साहब ठाकरे को पता चली तो उन्होंने अपनी पत्रिका मार्मिक के अंदर एक सीरीज चलाई, जिसमें हर ऑफिस के अंदर काम करने वाले मराठी और गैर मराठियों की पूरी लिस्ट छापी गई, जिसका शीर्षक था देखो और चुप बैठे रहो। सीरीज के टाइटल बदलते गए और बेरोजगार मराठी युवक बाला साहब से जुड़ते गए। महाराष्ट्र में मराठियों के लिए पहले से चल रहा आंदोलन एक बार फिर से काफी तेज हो गया। इस आंदोलन के जरिए बाला साहब मुंबई और महाराष्ट्र के हर घर में पहुंच गए थे। मराठियों के लिए कुछ करने की मांग और इरादा आपस में मिल गए और शिवसेना की धुंधली तस्वीर उभरने लगी। 19 जून 1966 को छत्रपति शिवाजी के आदर्श हर हर महादेव के नारे और जय महाराष्ट्र के बोध वाक्य के साथ शिवसेना का गठन हो गया। इसी दौरान बेलगाम आंदोलन चलाया गया और देखते ही देखते इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस फायरिंग में 69 लोगों की जान चली गई, जिस
उसके बाद बाल ठाकरे को गिरफ्तार किया गया। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जेल में बाला साहब ठाकरे से अपील कर नाजुक हालातों को संभाला। ठाकरे जब जेल से बाहर निकले तो उन्हें सत्ता के ताले की बड़ी चाबी अपने पास होने का एहसास हो गया था। 1970 में बाला साहब ने मुंबई में रह रहे दक्षिण भारतीयों के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसके लिए बाला साहब ठाकरे ने एक नारा दिया, लूंगी हटाओ पूंगी बचाओ। इस नारे के साथ ही मराठी हावी होता गया और उन्होंने सरकारी दफ्तरों, गैर मराठी लोगों पर हमले करने शुरू कर दिए। साथ ही दक्षिण भारतीय फिल्में चलाने वाले सिनेमा घरों में तोड़फोड़ होनी शुरू हो गई। इसके बाद माटी के लाल आंदोलन के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र के नौकरियों पर मराठियों के पहले हक का मुद्दा उठाया। ऐसे में उनका सामना लाल झंडे वाले साम्यवादियों से हुआ, जो मुंबई की अधिकतर ट्रेड यूनियन पर काबिज थे। लेकिन ठाकरे ने मुंबई की ट्रेड यूनियन से एक एक कर लाल झंडे को खदेड़ दिया। अब मुंबई के कामगार यूनियन का मतलब शिवसेना हो गया था। पटरी से फैक्ट्री तक और रेहड़ी से ऑफिस तक हर जगह शिवसेना की यूनियन ने कब्जा जमा लिया था। अब शिवसेना प्रमुख के एक इशारे पर मुंबई बंद होती थी और देश पूरा हिल जाता था। इसके बाद शिवसेना का पहला सियासी इम्तिहान ठाणे म्युनिसिपल चुनाव से शुरू हुआ। शिवसेना ने इस चुनाव में 40 में से कुल 15 सीटों पर कब्जा जमा लिया। ये जीत शिवसेना के लिए एक बड़ा संकेत था। गिरगांव और दादर की जनता ने बाला साहब ठाकरे पर भरोसा जताया। इस चुनाव के बाद बाला साहब ठाकरे मराठियों के घोषित नेता बन चुके थे। शिवसेना के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुकाम था। साल 1985 में शिवसेना बीएमसी पर काबिज हो चुकी थी, जिसे आज तक भी कोई नहीं हिला सका है। महाराष्ट्र के निकायों में शिवसेना का वर्चस्व ही उसका सियासी भविष्य बन चुका था। साल 1989 में जब शिवसेना को लगने लगा कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमानी है तो किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ना होगा, इसलिए पार्टी ने भाजपा का दामन थाम लिया। बाल ठाकरे के भाषणों में हिंदुत्व की जो धार थी वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। समय का पहिया घूमता रहा और फिर आया दौर इमरजेंसी का। साल 1975 में इंदिरा सरकार ने आरएसएस समेत सारे संगठनों को बैन कर दिया था। शिवसेना पर भी बैन लगने की तैयारी चल रही थी। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि ठाकरे को अब दोबारा जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने सारे कयासों को गलत साबित कर दिया। वो खुल के इमरजेंसी के सपोर्ट में उतरे। कभी इंदिरा को तो कभी संजय गांधी को महान नेता बताया। इसके पीछे शिवसैनिकों ने तर्क दिया कि बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी इंदिरा गांधी से मिलती है, इसलिए सपोर्ट किया गया है। इसके बाद इमरजेंसी के 2.5 साल तक शिवसेना ने कुछ नहीं किया, ना कोई नौकरी की डिमांड, ना कोई बॉर्डर इश्यू और ना ही कोई भाषणबाजी। इसके बाद साल 1995 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी और शिवसेना ने 288 में से 138 सीटें जीत ली। शिवसेना के मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री। 14 मार्च 1995 को मनोहर जोशी ने शिवाजी पार्क में शपथ ली, वहीं जहां से शिवसेना ने अपना सफर शुरू किया था। महाराष्ट्र के इतिहास में पहला ऐसा मौका था जब कोई मुख्यमंत्री राजभवन की बजाय खुले में शपथ ले रहा था। फिर मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को हटा दिया गया और एक मराठा नारायण राणे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसी साल इलेक्शन कमीशन ने बाला साहब ठाकरे पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने और वोट देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। महाराष्ट्र की सियासत पर राज करने वाले बाल ठाकरे वक्त के साथ बदलती राजनीति को महसूस करने लगे थे। सत्ता का मिजाज अब बदल चुका था। सियासत की विरासत सौंपने का संकट भी अब उनके सामने था। बाला साहब ठाकरे के दबाव के चलते उद्धव ठाकरे 2002 में बीएमसी चुनाव के जरिए राजनीति से जुड़े और इसमें बेहतरीन प्रदर्शन के बाद पार्टी में बाला साहब ठाकरे के बाद दूसरे नंबर पर प्रभावी होते चले गए। पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करते हुए जब कमान उद्धव ठाकरे को सौंपने के संकेत मिले तो पार्टी से संजय निरुपम जैसे वरिष्ठ नेताओं ने किनारा कर लिया और कांग्रेस में चले गए। बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी माने जा रहे उनके भतीजे राज ठाकरे के बढ़ते हुए कद के चलते उद्धव का संघर्ष भी खासा चर्चित रहा। ये संघर्ष 2004 में तब चरम पर पहुंच गया जब उद्धव को शिवसेना की कमान सौंप दी गई। इसके बाद शिवसेना को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके भतीजे राज ठाकरे ने भी पार्टी को छोड़कर अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। राज ठाकरे उसी चाल पर चलना चाहते थे जिस धार पर चलकर बाल ठाकरे ने अपनी उम्र गुजार दी। 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे ने अपने घर के बाहर अपने समर्थकों के सामने घोषणा कर दी कि मैं आज से शिवसेना के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। पार्टी क्लर्क चला रही है और मैं ऐसी पार्टी में नहीं रह सकता। इसके बाद साल 2009 की दशहरा रैली पर जब बाल ठाकरे सामने आए तो पोते आदित्य ठाकरे को भी सियासी मैदान में उतार दिया गया। 17 नवंबर 2012 को कार्डियक अरेस्ट के चलते बाला साहब ठाकरे की मौत हो गई और इसी के साथ भारत में कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के युग का अंत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद पूरे मुंबई में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। बाला साहब ठाकरे का कद और रुतबा क्या था इसका अंदाजा आप केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि इनकी अंतिम यात्रा में करीब 15 से 20 लाख लोग शामिल हुए थे। बाला साहब भले ही जा चुके हैं, लेकिन मुंबई के म्युनिसिपैलिटी से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाली पार्टी प्रदेश और देश की राजनीति के लिए इतनी अहम हो जाएगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। बाल ठाकरे के लिए कहा जाता है कि आइदर यू कैन एग्री और डिसएग्री बट यू कांट इग्नोर हिम, यानी आप उनसे सहमत या असहमत तो जरूर हो सकते हैं लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस कुर्सी पर हम बैठते हैं वही हमारे लिए सिंहासन होता है, ये कथन बाला साहब ठाकरे के थे। तो दोस्तों, हिंदू सम्राट कहे जाने वाले इस शख्सियत के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।